हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। मैं सौरभ आप सभी का अपने इस क्लास में अभिनंदन करता हूं। आज से मैं कंपटीशन के पर्पज से एक अलग श्रृंखला शुरू कर रहा हूं सौरभ क्लासेस के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत मैं एंसेंट, मिडाइवल, मॉडर्न वर्ल्ड और झारखंड हिस्ट्री के रेफरेंस में कुछ वीडियोस बनाऊंगा और अपलोड करूंगा। आज मेरा पहला क्लास है और आज मैं शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था, जो कि काफी महत्वपूर्ण है मध्यकालीन भारतीय इतिहास के परिप्रेक्ष्य में, इस विषय को प्रारंभ करने जा रहा हूं। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने इस विषय को प्रारंभ करते हैं, शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था। शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने इसे अध्ययन की सुविधा के लिए दो भागों में विभाजित किया है। पहला भाग होगा इसका केंद्रीय प्रशासन, और इसका दूसरा भाग होगा प्रांतीय प्रशासन। इसे दो भागों में बांटकर हम इसका अध्ययन करेंगे तो हमें ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो इसके केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत हम देखें तो शिवाजी का केंद्रीय प्रशासन में सर्वोच्च स्थान राजा का होता था, अर्थात शिवाजी का होता था, जो शासन का सर्वसर्वा होता था, जिसके पास केंद्रीय शक्ति के अलावा उसकी कार्यपालिका और न्यायपालिका और सभी प्रकार की शक्तियों का वो स्रोत माना जाता था। यानी केंद्रीय सत्ता का जो सर्वोच्च स्थान था वो राजा का होता था। राजा, जिसे हम शासक भी कह सकते हैं, सामान्यतः जो शिवाजी का पोस्ट था। राजा के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण पद थे जो अष्टप्रधान के नाम से जाने जाते हैं। अष्टप्रधान जो कि एक केंद्रीय समिति की जैसे होती थी, जिसमें 8 प्रमुख मंत्री होते थे। उनके बारे में हम एक एक करके देखेंगे कि राजा के इर्द गिर्द कैसी उसकी केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था बनी हुई थी। तो ये जो राजा होते थे या शिवाजी जो थे, इन्होंने अपनी एक केंद्रीय कमेटी बनाई थी, जो इसमें सबसे ऊपर जो स्थान था उसमें, देखिएगा आप इस डायग्राम को एक बार ध्यान से देख लें, उसके बाद हम इस पर एक एक करके प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले इसमें पेशवा का पद था, पेशवा, जिसे हम लोग प्रधानमंत्री भी कहते हैं। इसके दूसरे क्रम पे जो पोस्ट होता था वह था सरे नौबत का पोस्ट, जिसे हम सेनापति भी कहते थे। ठीक है। इसके तीसरे स्तर पर हम देखते हैं कि अमात्य का पोस्ट होता था, जो लेखा जोखा देखता था। इसके चौथे स्तर पर अमात्य के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण पद था वह था वाक्यानवीस। इसके अंतर्गत वाक्यानवीस खुफिया विभाग का कार्य करता था। 1 2 3 4 हो गया। अब हमारा पांचवा जो हमारा महत्वपूर्ण पोस्ट था वह था चिटनिस का। चिटनिस क्या कार्य करता था? पत्राचार से संबंधित मामलों को देखने का काम चिटनिस के द्वारा देखा जाता था।
1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, 4, 5, 6। इसके पश्चात जो छठे नंबर पे जो महत्वपूर्ण अधिकारी थे उनका नाम था सुमंत। और सुमंत का क्या काम होता था? सुमंत विदेश विभाग का प्रधान कहलाता था। सातवें नंबर पे जो पोस्ट है वो कहलाता था पंडित राव। पंडित राव का महत्वपूर्ण कार्य क्या था? दान पुण्य से संबंधित कार्यों को देखना, दान पुण्य का विभाग, ठीक है। और इसके 8वें जो मंत्रिमंडल के सदस्य थे उनका नाम था न्यायाधीश। जो न्याय से संबंधित कार्यों का प्रधान होता है, ठीक है। ये जो हमने आपको बताया ये क्रमवार, सबसे ऊपर पेशवा केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत, दूसरे नंबर पे सरे नौबत, तीसरे नंबर पर अमात्य, चौथे नंबर पर वाक्यानवीस, पांचवें नंबर पर चिटनेश, छठे नंबर पर सुमंत, सातवें नंबर पे पंडित राव और आठवें नंबर पे आठवें मंत्री जो हो गए वो न्यायाधीश के होते थे। तो इस प्रकार से कुल 8 प्रकार के मंत्री होते थे। अब हम आते हैं, इसको विस्तार से चर्चा करेंगे प्रांतीय प्रशासन से। प्रांतीय प्रशासन के अंतर्गत प्रांतों को 4 भागों में बांटा गया था। 4 प्रांत, ठीक है। और इन 4 प्रांत में इन्होंने एक अधिकारी की नियुक्ति कर रखी थी, जिस अधिकारी का नाम, 2 प्रमुख अधिकारी इस 4 प्रांतों में होते थे। इन अधिकारियों का नाम था एक सूबेदार और एक पोस्ट था आपका ममालतदार का। ठीक है। तो प्रांतीय प्रशासन के अंतर्गत 4 प्रांतों का विभाजन किया गया था, जिसमें प्रत्येक प्रांत में एक सूबेदार और एक ममालतदार की नियुक्ति की जाती थी। और प्रांतों को प्रशासन की सुविधा के लिए इसका विभाजन परगनों में किया गया था। प्रांतों का विभाजन किसमें किया गया? परगनों में। और परगनों का विभाजन किसमें किया गया था? गांव में, ठीक है। और गांव का जो महत्वपूर्ण अधिकारी था वह था पटेल। चलिए अब हम इसको समझने का प्रयास करते हैं कि इस शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था के आयामों को समझेंगे। यह मूल रूप से 2 भागों में विभाजित थी, एक थी केंद्रीय प्रशासन, एक थी प्रांतीय प्रशासन व्यवस्था। केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान राजा का होता था। राजा जो था वो शिवाजी जो होते थे वो शासन के प्रमुख होते थे और शासन की समस्त गतिविधियां शिवाजी के हाथों में केंद्रित होती थी। राजा को सहायता यानी शिवाजी को सहायता करने के लिए उसने अपने एक अष्टप्रधान नामक एक केंद्रीय समिति बना के रखी थी। अब इन्हीं 8 मंत्रियों की हम कार्य को देखेंगे। सबसे पहला जो स्थान है पेशवा का है। पेशवा अर्थात प्रधानमंत्री। पेशवा जो होता था शासन का प्रमुख होता था और वह शासक यानी राजा और प्रजा के बीच एक कड़ी का काम भी करता था। साथ ही साथ सभी विभागों में सामंजस्य देखने का काम भी पेशवा का होता था। यह एक बहुत नागरिक उत्तरदायित्व का पद था, इसलिए इस पद पर किसी योग्य मराठा सरदार की नियुक्ति की जाती थी। ठीक है, पहला पेशवा आप समझ गए होंगे। पेशवा के बाद जो इनका अष्टप्रधान का दूसरा महत्वपूर्ण पद था वह था सरे नौबत, जो सेनापति का विभाग था। आप सभी को पता होगा कि राज्य के अस्तित्व के लिए सेना कितनी महत्वपूर्ण होती है। तो सेनापति का जो विभाग होता था उसे विभाग को हम लोग कहते हैं सरे नौबत। और सरे नौबत जो विभाग था यह भी काफी महत्वपूर्ण था। इस पर भी किसी योग्य मराठा को ही नियुक्त करने का उत्तरदायित्व दिया जाता था। उनके अधीन में यह विभाग सेनापति विभाग काम करता था। अब इसका तीसरा जो महत्वपूर्ण विभाग था वह था अमात्य। अमात्य का मुख्य कार्य लेखा जोखा से संबंधित कार्यों की देखभाल करना और उसका ब्यौरा रखना था। ठीक है, यह अमात्य का तीसरा जो अष्टप्रधान के अधिकारी थे उसका महत्वपूर्ण कार्य था।
चौथा जो महत्वपूर्ण पद था वह था विभाग था वह था वाक्यान्वेष। मूल रूप से वाक्यान्वेष का कार्य खुफिया विभाग से संबंधित कार्यों का संपादन करना होता था। तो यह भी काफी महत्वपूर्ण था क्योंकि राज्य के अस्तित्व के लिए राज्य में होने वाली हर छोटी बड़ी घटनाओं की जानकारी शासक तक पहुंचाने का काम इसी विभाग के जिम्मे होता था। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, जो हमारा विभाग है, वह है चिटनीस का। चिटनीस शिवाजी ने शाही पत्राचार विभाग के नाम पर गठित किया था। इसका मुख्य कार्य पत्राचार से संबंधित कार्यों का देखभाल करना, उससे संबंधित कार्यों का निपटारा करना था। चिटनीस के पश्चात जो छठा महत्वपूर्ण विभाग था वह था सुमंत का, जो विदेश विभाग से संबंधित, यानी विदेशों से, देश के अलावा अन्य राज्यों, अन्य देशों के साथ उनके संबंधों को निर्धारित करना, उनके संबंध में पहल करना और उनकी गतिविधियों को देखना, यह कार्य सुमंत के अधीन होता था। इसके अलावा जो सातवां महत्वपूर्ण विभाग है वह पंडित राव के अधीन होता था, जो कि मूल रूप से दान पुण्य से संबंधित कार्यों को देखते थे और उसके माध्यम से वे अपने साम्राज्य के दान पुण्य के संबंधित लेखा जोखा माने दान पुण्य कार्य करते थे। अब आठवां जो महत्वपूर्ण विभाग था वो न्याय से संबंधित न्यायाधीश का विभाग था, जिसके अंतर्गत वे लोग न्याय का संपादन करते थे। तो शिवाजी के जो अष्टप्रधान जो हमने देखा आठों पद, ये पूरी तरह से वर्तमान की केंद्रीय मंत्रिपरिषद की तरह बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि वर्तमान की केंद्रीय मंत्रिमंडल व्यवस्था को हम देखें तो अगर मंत्रिमंडल में वर्तमान समय में जो भी मंत्रिमंडल गठित होता है उसके कार्यों की जवाबदेही सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है। लेकिन शिवाजी के अष्टप्रधान में जो भी मंत्री होते थे उन मंत्रियों की इस अपने विभाग को लेकर व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होता था। अर्थात किसी विभाग में अगर कोई कमी हो या किसी विभाग में कोई खामियां हो तो उसका निपटारा कौन करते थे? वे स्वयं होते थे उसके लिए जिम्मेदार। ठीक है, राजा इसकी देखरेख करता था। यदि कोई इसके लिए अयोग्य सिद्ध होते थे तो राजा उसे निष्कासित भी कर सकता था। चलिए, अब हमने केंद्रीय मंत्रिमंडल व्यवस्था को देखा, अब हम उसके प्रांतीय शासन व्यवस्था को देखते हैं। तो शिवाजी ने अपने साम्राज्य के कुशल संपादन के लिए, कुशल प्रशासनिक व्यवस्था के लिए साम्राज्य का विभाजन 4 प्रांतों में किया। ये 4 प्रांत हो गए, ठीक है, और प्रत्येक प्रांत में एक सूबेदार और एक ममालतदार जो कि उसकी फौजदारी और दीवानी कार्यों को देखते थे। तो प्रत्येक प्रांत में एक सूबेदार और ममालतदार का पद होता था जो कि उस क्षेत्र के प्रांतों का दीवानी और फौजदारी चीजों को देखते थे। प्रांतों को सुविधा के लिए परगनों में विभाजित किया गया था और परगनों को विभाजित किया गया था गांवों में। ठीक है, तो गांव जो था सबसे निम्नतम इकाई होती थी शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था में प्रांतीय प्रशासन के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत गांव का जो प्रधान होता था वह पटेल कहलाता था। और पटेल जो होते थे वे व्यक्तिगत दायित्व के सिद्धांत से बंधे होते थे, यानी कि गांव में घटित होने वाली छोटी से छोटी घटना भी वो उसके लिए जिम्मेवार होते थे। वो शासक को उसके लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी माने जाते थे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था कुल मिलाकर 2 भागों में विभाजित है। एक है प्रांतीय शासन, केंद्रीय शासन व्यवस्था, और दूसरी है प्रांतीय शासन व्यवस्था। इन दोनों प्रशासनिक व्यवस्था में मूल रूप से अगर हम केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो इसमें 8 मंत्रियों की एक समिति होती थी जिसे हम अष्टप्रधान के नाम से भी जानते हैं। इन 8 के नाम हो गए पेशवा, सरेनौबत, अमात्य, वाक्यान्वेष, चिटनीस, सुमंत, पंडित राव और न्यायाधीश। इन 8 मंत्रियों को अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई थी। इसके अलावा भी अन्य कई मंत्री हुआ करते थे जो कि अन्य कार्यों की देखभाल करते थे, लेकिन इन 8 मंत्रियों का जो पद था काफी महत्वपूर्ण था और ये 8 मंत्री जो होते थे अपने कार्यों के लिए व्यक्तिगत रूप से शिवाजी के प्रति उत्तरदायी होते थे। अब अगर हम प्रांतीय शासन व्यवस्था की बात करते हैं तो प्रांतीय शासन व्यवस्था में हमने देखा कि शिवाजी ने प्रांतों की शासन व्यवस्था के सफल संचालन हेतु उसे 4 प्रांतों में विभाजित किया और प्रत्येक प्रांत में एक सूबेदार जो कि फौजदारी से संबंधित कार्यों को देखता था और एक ममालतदार जो कि दीवानी से संबंधित कार्यों का निपटारा करता था, नियुक्त किया गया था। फिर प्रांतों का विभाजन विभिन्न परगनों में और परगनों का विभाजन विभिन्न गांवों में किया गया था और गांव का जो एक प्रधान होता था उसे पटेल नाम से जाना जाता था। तो कुल मिलाकर इनकी प्रशासनिक व्यवस्था इन 2 आधारभूत तत्वों पर समाहित थी। तो आज हम अपने क्लास को यहाँ समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि
शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित कोई भी संशय या संकोच आपके मन में शेष नहीं रह गया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़रूर लाइक करें और इसे अपने मित्रों और अपने सहपाठियों को आप लोग इसे फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। और आपका सहयोग रहेगा तो मैं इसके आगे भी और भी बहुत सारे वीडियोस हर सेक्शन से बनाता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।